चेन्नई सुपर किंग्स, इनके स्क्वाड देख के कभी कोई ये नहीं कहता कि टीम टॉप 2 में जाने वाला है, फिर ये टीम सीधा चैंपियन बन जाता है। ठीक है, हमेशा इनके स्क्वाड में कोई ना कोई मेजर फ्लॉ तो रहता है। कभी मिडिल ऑर्डर बहुत वीक, कभी पेस बॉलिंग यूनिट बहुत वीक। बहुत कम टाइम में होता है कि सीएसके एक परफेक्ट स्क्वाड बनाता है। वो पुराने टाइम भूल जाओ, 2008-9 वाला टाइम। वरना सीएसके के स्क्वाड में हमेशा कुछ ना कुछ मेजर फ्लॉ रहता है। लेकिन इस बार का जो स्क्वाड है वो बहुत ही बैलेंस स्क्वाड है। जो इनका प्लेइंग 12 होने वाला है, ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र। नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, 4 पे शिवम दुबे, 5 पे दीपक हुडा / विजय शंकर, 6 पे रविंद्र जडेजा, 7 पे एमएस धोनी, 8 पे सैम करन, 9 पे अश्विन, 10 पे अंशुल कंबोज, 11 पे खलील अहमद / नूर अहमद / नेथन एलिस, 12 पे मतीशा पथिराना। देखो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अंशुल कंबोज को इस प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर रहा हूं। चाहे जिसको बाहर रखना रख सकता है। मैं अंशुल कंबोज को लीग के 14 मैचेस खिला रहा हूं। ठीक है, और जो दूसरा बात है, सीधी बात है कि एक बैट्समैन या फिर एक बॉलर को खिलाने के लिए मैं कोई ऑलराउंडर को टीम से बाहर नहीं कर रहा हूं। सैम करन जो बैटिंग डेप्थ भी देगा, जो मुझे 4 ओवर बॉलिंग से भी दे सकता है ना, बहुत अच्छा खासा ग्रिप करता है, स्लोअर वन अच्छा डालता है। तो मैं सैम करन को खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। तो मेरे लिए 3 ओवरसीज प्लेयर तो फिक्स्ड है इनका, एक रचिन रविंद्र, एक सैम करन, तीसरा मतीशा पथिराना। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 4th ओवरसीज प्लेयर कौन चाहिए, नेथन एलिस या फिर नूर अहमद। ऑब्वियसली हो सकता है कि प्लेइंग 11 बहुत ज्यादा रोटेट होगा। इनका प्लेइंग 11 इस साल फिक्स नहीं रहेगा। घर पे एक प्लेइंग 11 होगा, बाहर एक प्लेइंग 11 होगा। तो इस हिसाब से नूर अहमद और नेथन एलिस को शायद ये लोग रोटेट करते रहेंगे। ठीक है, अगर मैं इनके पावर प्ले बैटिंग के बारे में बात करूं, जो मेजर प्रॉब्लम सीएसके का रहा है वो है पावर प्ले बैटिंग। पिछले 3 साल में सीएसके का पावर प्ले रन रेट रहा है 8.55। जो एवरेज रन रेट है पावर प्ले में वो है 8.55, जो 3rd लोएस्ट पावर प्ले रन रेट है। आप एक बार सोच के देखो, बाकी टीम एमआई, एसआरएच, दिल्ली, फिर केकेआर 6 ओवर पे 80, 90, 100 बना रहा है। सीएसके 45, 48, 50 हार्डली क्रॉस करता है। सीएसके पावर प्ले में हार्डली क्रॉस करता है। तो एक मेजर प्रॉब्लम रहा है। 8.55 रन रेट लोएस्ट, 3rd लोएस्ट है, मतलब 10 टीम में से नंबर 7 पे सीएसके का पावर प्ले रन रेट है। इसलिए आई एम अगेंस्ट एन ओपनिंग पेयर ऑफ ऋतुराज गायकवाड़ एंड डेवन कॉनवे, क्योंकि दोनों शुरू में टाइम लेते हैं। अगर आप दोनों सेम काइंड ऑफ ओपनर्स को भेज रहे हो, आज के जमाने में आपसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा अनटिल अनलेस दोनों में से कोई एक अपना गेम इंप्रूव करके आता है। हालांकि कॉनवे ने कुछ गलत नहीं किया, ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग इन आईपीएल। शायद एक बार ऑरेंज कैप भी जीता है। 672 रन का एक सीजन आया जो बहुत अच्छा सीजन था। कॉनवे का रिकॉर्ड आईपीएल में बेहतरीन है, शायद 24 मैच पे 924 रन, 48 का एवरेज। आउटस्टैंडिंग। 48 का एवरेज किसका रहता है टी20 में, है ना, आउटस्टैंडिंग। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋतु और कॉनवे दोनों शुरू में टाइम लेता है, और ऋतु का बाहर नहीं कर सकता, वो कैप्टन है। इसलिए मैं कॉनवे को बाहर कर रहा हूं। किसी एक का तो पावर प्ले में एग्रेसिव क्रिकेट, फियरलेस क्रिकेट खेलना चाहिए। दैट्स व्हाई रचिन रविंद्र इन प्लेस ऑफ डेवन कॉनवे। ठीक है, तो पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेंगे रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी। रचिन का करंट फॉर्म बेहतरीन है। राहुल त्रिपाठी हमेशा फियरलेस क्रिकेट खेलता है, थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है। ऋतुराज गायकवाड़, जिनका ऑलमोस्ट हर एक सीजन 500 प्लस पे जाता है। ऋतुराज का अगर आईपीएल स्टैट्स देखोगे, मुझे नहीं लगता कि उससे कम मैचेस खेल के उससे ज्यादा रन किसी ने बनाया होगा आईपीएल में। एवरेज शानदार है। स्ट्राइक रेट के एक इशू रहते हैं, तो मैं इस पावर प्ले बैटिंग को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। 2 मस्त मैंने सिर्फ इनके स्ट्राइक रेट इशू के लिए कटा है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ इस आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट, ओवरऑल स्ट्राइक रेट 145 से नीचे होगा, तो आई विल बी सीरियसली डिसअपॉइंटेड। एक तो मुझे नहीं लगता कि फिर उनका कभी भी इंडियन टीम में चांस बनेगा टी20 फॉर्मेट में, जो शायद नहीं बनेगा। अगर ओडीआई में भी आना है, उनको रन रन भी बनाना पड़ेगा 500 प्लस, उनका स्ट्राइक रेट भी 145 प्लस होना ही चाहिए। तो इनकी पावर प्ले बैटिंग को मैं अभी के लिए 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। मिडिल ओवर्स में इनके लिए बैटिंग करेंगे शिवम दुबे, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा या फिर विजय शंकर और रविंद्र जडेजा। ठीक है, मिडिल ओवर्स पे ज्यादातर स्पिनर्स बॉलिंग डालता है, और ये चारों बैट्समैन स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। चारों बैट्समैन। शिवम दुबे सीएसके के लिए अभी तक 1500 रन बना चुका है, 150 की स्ट्राइक रेट से। स्मैट बहुत अच्छा गया है, इंडियन टीम से अभी ड्रॉप हुआ था, फिर वापस आके मैन ऑफ द मैच जीता है। पिछले 2 साल में सीएसके का मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन शिवम दुबे रहा है, और इस साल भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा। इस साल भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन शिवम दुबे ही रहने वाला है। ठीक है, शिवम दुबे पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है रविंद्र जडेजा पे। अगर आप रविंद्र जडेजा का पिछले साल का बैटिंग स्टैट्स देखो, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा किया है।
44 का एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है, लगता है कि बेहतरीन परफॉर्म किया है रविंद्र जडेजा ने। द प्रॉब्लम इज पिछले साल रविंद्र जडेजा बहुत ऊपर बैटिंग करने आ रहा था और ऑलमोस्ट हर एक मैच में जब जब ऊपर बैटिंग करने आया वो एंड तक बैटिंग करके गया, 20th ओवर तक बैटिंग करके गया। ये प्रॉब्लम बहुत टीम के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का रहा है आईपीएल में, कि शुरू में आते और एंड तक खेल जाते हैं। फिर जो स्ट्राइक रेट का इशू रहता है वो थ्रू आउट द इनिंग्स रहता है। फिर जो आपके फिनिशर्स है उनको उतना बॉल नहीं मिलता जितना बॉल मिलना चाहिए। अगर आप पिछले साल एम एस धोनी का इनिंग्स उठा के देख लो, इंपैक्ट उठा के देख लो, अगर एम एस धोनी आके 5-6 बॉल खेल के 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं करता तो जितना टोटल सीएसके का बन रहा था उतना भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जडेजा आके थोड़ा स्लो खेल रहा था और वो पूरा इनिंग्स खेल के जा रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम है। जड्डू रन बनाएगा, इस मैं श्योर हूं वो सीएसके के लिए रन बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन कौन से स्ट्राइक रेट से बनाएगा वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कब आउट होगा, है ना? पूरा 20 ओवर खेलना जडेजा एफर्ट नहीं कर सकता जब बैटिंग डेप्थ इतना लंबा है, ठीक है। फिर दीपक हुडा का स्मैट उतना अच्छा नहीं गया था, शायद 29 का कुछ एवरेज था, 143 का स्ट्राइक रेट था। विजय शंकर हालांकि इस पोजीशन में इस ग्राउंड को बहुत अच्छा जानता है, रणजी में शायद अभी एक सेंचुरी आया था, अच्छा कर रहा है रिसेंटली। इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। देखो इस मिडिल ऑर्डर को देख के ना सब लोग कम रेट करेंगे, है ना? एक शिवम दुबे छोड़ के लोगों को लगेगा कि कोई डिपेंडेबल मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट नहीं है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, सीएसके कभी मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट बैट्समैन खरीदता नहीं है, वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। उनका हिस्ट्री देख लो, रॉबिन उथप्पा, ठीक है, जो एक साल पहले बेंच पे बैठा हुआ था, फिर सीएसके में आया, ऑलमोस्ट लीग के हर एक मैच पे बेंच पे बैठा हुआ था, पानी कैरी कर रहा था, वाटर बॉटल कैरी कर रहा था। नॉकआउट स्टेज में आके रॉबिन उथप्पा किसको रिप्लेस करता है? मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को रिप्लेस करता है, उससे बेटर परफॉर्म करके दिखाता है, ट्रॉफी जिता के जाता है। एक एग्जांपल रॉबिन उथप्पा। अजिंक्य रहाणे, ठीक है, बाहर बैठा रहता है दूसरी टीम के लिए, चेन्नई में आता है, 4 पे नंबर 3 पे बैटिंग करना आया था, 170 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया 2023 में, चैंपियन बना के गए। मोइन अली नंबर 7-8 पे बैटिंग कर रहा था, इंग्लैंड के लिए भी और आरसीबी के लिए भी, फिर चेन्नई में आया, नंबर 4 पे प्रमोट किया, परफॉर्मेंस देख लो उसका, बैट और बॉल दोनों से ट्रॉफी जीता के गए। इट गोज फॉर एवरीवन। शिवम दुबे एक फ्रेंचाइज के लिए खेला, फिर उसका इंडियन टीम का करियर ही खत्म हो गया, 5 साल वो इंडियन टीम में दिखाई नहीं दिया, आसपास भी नहीं था। सीएसके में आया, परफॉर्मेंस देख लो पिछले 2 साल से चैंपियन बना के दिया है। तो सीएसके कभी भी मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट पे इन्वेस्ट नहीं करता, वो मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चर करता है, वो खुद से बनवाता है बैट्समैन को देख के। तो मेरे हिसाब से ये चीज मैंने ऑक्शन के टाइम में भी कहा था, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, इन 3 में से किसी एक का तो करियर रिवाइव होगा, आई एम 100% श्योर। 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 3 का होना मुश्किल है, 3 को एक साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन किसी एक का तो एटलीस्ट होगा ही होगा। इसलिए मैं इनके मिडिल ओवर बैटिंग को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। एक चीज जो मुझे लगता है कि चारों के चारों बैट्समैन मिडिल ओवर में स्पिन को बहुत अच्छा खेलेगा, चारों के चारों बैट्समैन स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और मिडिल ओवर में स्पिनर से ज्यादा इफेक्ट बॉलिंग डालते हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन है स्ट्राइक रेट का, कि आप कौन से स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना चाहोगे, क्योंकि टी20 क्रिकेट हैज मूव्ड फास्ट फॉरवर्ड, बट सीएसके अभी भी पुराने टेम्पलेट के साथ खेल रहा है, वो एक क्वेश्चन है बस। इसलिए मुझे लगता है कि टीम है ना, ये टफ कंडीशंस पे बेटर क्रिकेट खेलेगा, बेटर बैटिंग करेगा, और जहां पे थोड़ा फ्लैट कंडीशंस है, जहां पे 250 बन रहा है, उधर ये टीम बैटिंग से फंस सकता है, अनटिल अनलेस कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कुछ नया अवतार लेके आ जाए, ठीक है। अब डेथ ओवर्स बैटिंग के बारे में बात करें तो उनके पास है एमएस धोनी, जडेजा, सैम करन, अश्विन, अंशुल कंबोज कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट। बैटिंग डेप्थ बहुत ही सीरियस, नंबर 10 तक उनके पास बैटिंग है। आई होप कि एमएस धोनी थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने आए, ऑन एवरेज एटलीस्ट 15 बॉल्स खेल के जाए। पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, 53 का एवरेज था, 220 का स्ट्राइक रेट था, बट बहुत नीचे आ रहा था, दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप एमएस धोनी को छोड़ दोगे, फिर जो उनके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, चाहे वो सैम करन हो चाहे अश्विन, अश्विन ने बैट से बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। चलो 2-3 बड़ा शॉट वो भी लगा सकता है, ठीक है। सैम करन वंस अगेन लंबा इनिंग्स खेल सकता है, वो आराम से आप उस पर डिपेंड कर सकते हो, लेकिन 135 130 के स्ट्राइक रेट से, सेम गोस फॉर जडेजा, 140 145 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकता है, ठीक है। क्या सीएसके में एमएस धोनी को छोड़ के वो एक ऐसा बैट्समैन है जो 170 180 के स्ट्राइक रेट से डेथ ओवर पे बैटिंग कर सकता है? आपको वो एश्योरिटी कौन देगा कि शिवम दुबे एंड तक खड़ा रहेगा? वो तो मिडिल मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करना आएगा। शिवम दुबे के लिए परफेक्ट पोजीशन है मिडिल ऑर्डर पे, जब स्पिनर्स बॉलिंग डाल रहे हैं। क्या शिवम दुबे हर एक मैच पे एंड तक बैटिंग करेगा?
नहीं करेगा, उसको कोई गारंटी नहीं है। तो एक MS धोनी छोड़ के कोई और तो होना चाहिए ना जो 170 190 के स्ट्राइक रेट से आपको मैच फिनिश कर दे सकता है। वो बैट्समैन कौन है? इनके पास है नहीं। इसलिए सीएसके के लिए एक आइडियल सिचुएशन होगा कि सैम करन को मिडिल ऑर्डर पे भेज दे। वो लंबा इनिंग्स भी खेल सकता है। सैम करन को आप मिडिल ऑर्डर पे भेज दो, जैसे आप मोइन अली को भेजते थे, थोड़ा फ्री फ्लोइंग बैटिंग करेगा। दीपक हुडा और विजय शंकर, उनमें से जो भी खेल रहे हैं उसको आप एज ए फिनिशर यूज कर सकते हो। वो सीएसके के लिए बेटर रहेगा कि एक दीपक हुडा या फिर विजय शंकर एंड पे बैटिंग करे MS धोनी के साथ और बैट घुमाए। अगर दीपक हुडा या फिर विजय शंकर उनमें से किसी एक को लाइसेंस मिलेगा जो शिवम दुबे को मिला है और अच्छा बैटिंग करेगा, देन दिस टीम माइट लुक डिफरेंट, है ना। तो मैं इनके डेथ ओवर बैटिंग को अभी के लिए 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। मुझे बस पूरा टीम देख के ना, मुझे बस स्ट्राइक रेट का कंसर्न है। अगर मैं ओवरऑल इनकी बैटिंग को देखूं, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं इनके पास, है ना। क्वालिटी बैट्समैन है जो अच्छा लंबा इनिंग्स खेल सकता है। अगर ये 50 ओवर का टूर्नामेंट होता, मैं कहता कि ये टीम टॉप 2 में जाने वाला है, लेकिन ये T20 टूर्नामेंट है, तो स्ट्राइक रेट का इशू हमेशा इस टीम के साथ रहेगा। अब इसको कैसे आप काउंटर करोगे वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या आप मतलब चेन्नई में तो हो सकता है शायद, क्योंकि टफ कंडीशन है, जैसे मैंने कहा कि टफ कंडीशन में इनके बैट्समैन बेटर क्रिकेट खेलेगा। लेकिन फ्लैट पिचेस में आप क्या करोगे? तब तो आपके जो बॉलर्स है शायद वो भी आपको रेस्ट्रिक्ट करके नहीं देगा ओपोनेंट को 200 के अंदर। उधर आप फंस सकते हैं, टीम फंस सकता है ना। तो किसी का तो एक नया अवतार आना पड़ेगा इस टीम में, तब जाके ये टीम अच्छा करेगा। बहुत लोग कहेंगे कि जेमी ओवर्टन, वो एंड्रयू फ्लिंटॉफ है, वो ही कर देगा, वो पोलार्ड बन जाएगा। जेमी ओवर्टन का जब मैंने ऑप्शन की बात भी कहा था, तब भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम था, अभी भी सेम है। अभी तो हमने देख लिया इंडिया के साथ उसको, उसने इंडिया की पिचेस में क्या किया है। स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसता है। पूरा चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के अगेंस्ट सीरीज में हमने देखा उसको बैटिंग हो नहीं रहा था स्पिनर्स के सामने, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि जेमी ओवर्टन अच्छा कर सकता है बैट से, और चेन्नई अगर सच में जेमी ओवर्टन से उसका बेस्ट बैटिंग स्किल निकल के लेके आता है, तो फिर हेड्स ऑफ। लेकिन आई डाउट कि ये हो भी सकते हैं। पहले तो एक जेमी ओवर्टन को मौका मिलेगा कि नहीं सैम करन की जगह, वो एक डाउट है। अगर जेमी ओवर्टन सैम करन की जगह खेलता भी है, कि जेमी ओवर्टन का जो बॉल से भी उसका अगर स्ट्रेंथ देखो, स्लोअर वन है और बाउंसर है, हिट द डेक बॉलर भी है और थोड़ा स्लोअर ऑफ का नजर डालता है, तो चेन्नई की पेस में अच्छा कर सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर अगर आप बैटिंग से आपको लगता है कि जिमी वार्डन अच्छा करके देगा और करके जाता है, देन हेड्स ऑफ टू सीएसके मैनेजमेंट, जो मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए पॉसिबल है। आप बॉलिंग पे आते हैं। पावर प्ले में इनके लिए बॉलिंग करेगा अंशुल कंबोज, खलील अहमद, सैम करन का भी 1-2 ओवर आ सकता है और फिर अश्विन का भी 1 ओवर आ सकता है। सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। अंशुल कंबोज से बेटर डोमेस्टिक में पेसर पिछले एक समय मैंने किसी को नहीं देखा है, ठीक है। दोनों तरफ स्विंग मिलता है उसको, अंदर बाहर दोनों तरफ करता है। खलील अहमद शुरू में उसको भी बहुत ज्यादा स्विंग मिलता है, उसको भी अंदर बाहर दोनों तरफ मूवमेंट मिलता है। खलील जब ओवर तो करता है, ही कैन बी डेंजरस द न्यू बॉल, ठीक है। ऑलमोस्ट 14-15 विकेट तो खलील लेके ही जाता है। थोड़ा रन देता है लेकिन 14-15 विकेट वो लेके जाता है, ठीक है। सैम करन को भी थोड़ा बहुत शुरू में मूवमेंट मिलता है। उसका बेस्ट बॉलिंग और बैट दोनों सीएसके के लिए आया था, उसी ग्राउंड पे आया था, क्योंकि सीएस चेपॉक के पिचेस पे सैम करन के स्लोअर वंस बहुत ज्यादा ग्रिप करता है। अश्विन तो है ही एक्सपीरियंस, तो इनकी पावर प्ले बॉलिंग को मैं सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ, ठीक है। मिडिल ओवर्स पे उनके लिए बॉलिंग करेगा रविंद्र जडेजा, अश्विन, नूर अहमद, फिर पथराना का 1 ओवर हो सकता है और सैम करन। सॉलिड 10 आउट ऑफ 10। और अगर ये चेपॉक का पिच हो तो रचिन रविंद्र, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में स्लो दुबई में अच्छा बॉलिंग किया है, पाकिस्तान में अच्छा बॉलिंग किया। सॉलिड 10 आउट ऑफ 10। आईपीएल की हिस्ट्री में स्पिनर्स का सबसे कम इकोनॉमी रेट चेपॉक की पिचेस में है, वो है 7.15। 7.15 इकोनॉमी स्पिनर्स का चेपॉक के पिच में। और चेन्नई के पास अगर 3 क्वालिटी स्पिनर्स है, फिर रचिन रविंद्र भी अच्छा, वो पार्ट टाइमर तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑलराउंडर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है वो। फिर दीपक हुडा भी आपको 1-2 ओवर दे सकता है। आई मीन सॉलिड 10 आउट ऑफ 10। चेन्नई हैज टू रूल द गेम इन द मिडिल ओवर, है ना। उनको मिडिल ओवर पे गेम को जीतना पड़ेगा। फिर डेथ बॉलिंग पे उनके पास है मतीशा पथिराना, नूर अहमद का 1 ओवर आएगा, फिर अंशुल कंबोज, खलील में से किसी एक का 1 ओवर आएगा जो थोड़ा रिस्की हो सकता है। नूर का मैंने इसलिए 1 ओवर बोला है, नूर हमेशा अच्छा बॉलिंग करता है T20 में। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में बात किया था कि ओडीआई में जो बॉलर है T20 में वो अलग बॉलर है। अभी रिसेंटली शशांक सिंह का मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, यहाँ पे शशांक ने कहा कि नूर अहमद इज वन ऑफ द डिफिकल्ट बॉलर टू फेस, क्योंकि हाथ से पढ़ना बहुत मुश्किल है, कौन सा अंदर जा रहा है कौन सा बाहर जा रहा है, हाथ से पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नूर का 1 ओवर डेथ पे आएगा। मतीशा पथराना, मुझे नहीं लगता कि इनसे बेटर पिछले 3 साल में डेथ पे किसी ने अच्छा बॉलिंग किया है। आईपीएल स्टेट शानदार है, 20 मैच पे 34 विकेट्स, इकोनॉमी है 7.8 का। आप सोचो जो बंदा डेथ पे 3 ओवर डालता है उसका इकोनॉमी 7.8 का है। आउटस्टैंडिंग स्टेट्स है। फिर उनके पास है नेथन एलिस जो T20 स्पेशलिस्ट है,
जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है नेथन एलिस के बारे में मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत जोर लगा के एक चीज कहा था कि उसका जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बॉल है एज ए बॉलर डालना। जो पेस नेथन पेलिस यूजुअली जो जिस पेस से वो बॉलिंग करते हैं 145 140, फिर आके जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डाल देते हैं उस एक्शन से बहुत मुश्किल है। कितना स्ट्रेन वो अपने रिस्ट पे डालते हैं वो बस एक पेसर ही समझ पाएगा। ठीक है, नेथन एलिस इज अनदर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन। नेथन एलिस को शायद आप खेलते हुए देखोगे, ठीक है, बाहर की पिचेस पे, मतलब एवे मैचेस पे आप शायद उसको खेलते हुए देखोगे। ही इज आउटस्टैंडिंग बॉलर। मैं इनके डेथ बॉलिंग को सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। बेहतरीन डेथ बॉलिंग इनका। अगर मैं ओवरऑल इस टीम को देखूं तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का स्क्वाड 10 टाइम्स बेटर है। पेस यूनिट पिछले साल से बहुत बेटर है, स्पिन यूनिट पिछले साल से बहुत बेटर है। एक शायद पावर हिटर चाहिए था जो उन्होंने खरीदा नहीं। ठीक है, एक जो आपको एसआरएच एमआई या फिर केकेआर को देख के लगता है कि 240 आराम से बना लेंगे, वो फील शायद सीएसके से नहीं आता है। बट द 7 मैचेस एट होम वो शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पिछले साल भी उन्होंने शायद 7 में से 5 मैच घर में जीत गए थे, फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो इस टाइम का जो इस बार का जो टीम है, एटलीस्ट 7 में से 6 मैच तो जीतना ही जीतना है। और हो सकता है 7 में से 7 भी जीत जाए, क्योंकि इस टाइप का टीम इन्होंने बनाया है। ठीक है, अगर मैं बेंच स्ट्रेंथ देखूं, मैंने कॉनवे को बाहर रखा है। आई एम रियली सॉरी, बहुत डिसरेस्पेक्टफुल साउंड कर रहा है कि कॉनवे जैसे क्वालिटी बैट्समैन को मैंने बाहर रखा है, लेकिन मैंने अपना लॉजिक बताया मैंने क्यों उनको बाहर रखा है। लेकिन हो सकता है कि कॉनवे खेल जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि चेन्नई के वो टेम्पलेट रहता है कि जिन्होंने उनके लिए अच्छा करता है उनको वो बैक करते हैं। ठीक है, एक एंड्रे सिद्धार्थ उनके पास है जो तमिलनाडु का ही प्लेयर है, उसका भी होम ग्राउंड चेपॉक है। फर्स्ट क्लास में तो बहुत अच्छा कर रहा है, 68 का एवरेज है उसका फर्स्ट क्लास में। अभी रिसेंटली रणजी में बहुत अच्छा किया है। फिर शेख रशीद है आंध्र प्रदेश का, वो भी एक डिसेंट बैट्समैन है। गन फील्डर है शेख रशीद, बहुत कम लोग बात करते हैं शेख रशीद की फील्डिंग के बारे में। अगर सीएसके का कोई भी प्लेयर बाहर जाएगा ना, मतलब प्लेइंग 11 से, तो शेख रशीद फील्डिंग करना है गन फील्डर। फिर मैंने विजय शंकर को बाहर रखा है। उनके पास जेमी ओवर्टन है, जिनको आप लोग उनकी बैटिंग को बहुत हाई रेट करते हो, मैं अभी तक वो ट्रस्ट नहीं कर पाया उसकी बैटिंग को। फिर उनके पास कमलेश नगरकोटी अनदर गन पेसर, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, दो लेफ्ट हैंडेड पेसर, दोनों को स्विंग मिलते हैं। गुरजपनीत का हाइट बहुत अच्छा है, वो बहुत फेमस हो गया था गुरजपनीत सिंह जब विराट कोहली को विकेट लिया था नेट्स पे। रणजी बहुत अच्छा जा रहा है इस बार गुरजपनीत का। श्रेयस गोपाल जिनका स्मैड विजय हजारे अच्छा गया है। श्रेयस गोपाल के लेवल के स्पिनर्स बाकी टीम के प्लेइंग 11 में मेन स्पिनर्स होंगे। ठीक है, हम लोग इधर श्रेयस गोपाल बेंच पे बैठ रहे हैं, तो उनका बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। और ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, बैट्समैन बहुत सारे हैं, बॉलर्स बहुत सारे हैं। ओवरऑल मैं इनकी बेंच स्ट्रेंथ को 9 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूँ। इट्स अ रियली गुड टीम। आप बहुत लोग कहेंगे कि स्पिन टू विन, होम एडवांटेज, ये सब कह के ना आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते। लेट मी क्लियर यू, 2023 में आप चैंपियन तब बने जब आप वानखेड़े में जाके रहाणे ने कुछ अलग ही करके दिखाया था बाहर जाके। 2023 आईपीएल फाइनल में अहमदाबाद के फ्लैट पिच पे जाके 15 ओवर्स पे 171 बनाए थे आपने, तब जाके आप चैंपियन बने थे। ठीक है, तो होम एडवांटेज स्पिन टू इनसे काम नहीं चलेगा। हाँ, होम एडवांटेज की वजह से आप क्वालिफाई कर जाओगे, प्लेऑफ्स तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपको चैंपियन बनना है, आपको खौफ पैदा करना पड़ेगा, आपको बाहर जाके अच्छा करना पड़ेगा। खौफ पैदा करने के लिए ना एवे मैचेस में जाके एग्रेसिव बैटिंग एग्रेसिव बॉलिंग दोनों करना पड़ेगा, तब जाके आप चैंपियन बनोगे। एवे मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 7 मैचेस जीत के सीएसके घर में प्ले ऑफ तक क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस पिछले साल का तरह रहा जो था एवे मैचेस पे, फिर आप ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे इस यूनिट के साथ। तो आपको बेटर करना पड़ेगा एवे मैचेस पे, आपको एवे मैचेस के लिए ज्यादा सोचना है। एक टीम देख के मुझे लगता है 5 मैचेस तो कम से कम जीत ही जाएंगे घर पे, है ना। 7 मैच भी जीत सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाहर जाके क्या करेंगे उस पर डिपेंड होता है कि टीम टॉप 2 में होगा कि नहीं। मैं कुछ प्लेयर्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, उसमें से एक है अंशुल कंबोज, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर इन डोमेस्टिक क्रिकेट राइट नाउ। एक सचिन रविंद्र का मुझे देखना, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में देख के लगता है कि एक जनरेशनल टैलेंट है ना। जो उसका परफॉर्मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप में रहा है, जो उसका चैंपियंस ट्रॉफी में रहा है, देख के लगता है कि सीरियस टैलेंट है यार। जो बैटिंग करता है प्रॉपर बैटिंग करता है, उसका बैकफुट गेम बहुत स्ट्रांग है, तो उसको देखने के लिए तैयार हूं क्या वो कुछ अलग करता है इस बार आईपीएल में। एक मुझे एक्सेलेंट हूं देखने के लिए कि दीपक हुडा और विजय शंकर में से जिसको भी वो फिनिशर का रोल मिलता है ना, वो किस तरह से प्ले करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।